नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की कक्षा हिंदी भाषा एवं साहित्य के लिए महत्वपूर्ण कक्षा है। हम जिस हिंदी भाषा को देखते हैं, आखिरकार इस भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। अभी हिंदी भाषा में प्रवेश करने से पूर्व हम बात करेंगे भाषा की। पिछली कक्षा में हमने बात की थी हिंदी की परिभाषा, भाषा की परिभाषा और उसके स्वरूप की। तो विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों की हमने परिभाषा देखी और उससे एक स्वरूप निश्चित होता है। भाषा की भाषा एक विकासशील प्रक्रिया है। आज भी भाषा का विकसित रूप हम देख रहे हैं और भी इसमें कई विकास होते रहते हैं। कई भाषाएं ऐसी हैं जिनमें अब परिवर्तन नहीं होता, जैसे मसलन संस्कृत में अब कोई परिवर्तन देखा नहीं जाता, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे मृत भाषा भी कहा जाता है। लेकिन जैसे हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा अनेक भाषाओं के शब्दों को अपने आप भीतर समाहित करती हुई नदी की तरह बढ़ती जा रही है, विकसित हो रही है। तो आज हम बात करते कि भाषा जो हम आपस में विचार विनिमय के काम लेते हैं, अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, समझते हैं, उस भाषा की आखिरकार उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, यह प्रश्न प्राचीन काल से विचारणीय रहा है। अनेक भाषा चिंतकों, विचारकों, विद्वानों द्वारा भाषा की उत्पत्ति में बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, परंतु अभी तक भी भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न सुलझ नहीं पाया है। 1866 ईस्वी में भाषा विज्ञान परिषद की बैठक हुई थी पेरिस में, जिसमें भाषा वैज्ञानिकों की समिति ला सोसिएते द लैंग्विस्टिक ने भाषा उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विचारणीयता पर प्रतिबंध लगाते हुए एक मांग की थी कि भाषा उत्पत्ति का जो प्रश्न है उसको भाषा विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से अनसुलझा प्रश्न है। फिर भी भाषा उत्पत्ति का जो प्रश्न है वो अध्ययन से ओझल नहीं हुआ है, चलता रहा है और ये प्रश्न बार बार आता रहा है। कई सारे सिद्धांत हैं, कई सारे वाद हैं, तो और उन्हें हम उत्पत्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो भाषा की उत्पत्ति के बेहद कई सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ सिद्धांतों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार से देखते हैं कि भाषा उत्पत्ति के संबंध में जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली जो बात आती है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे हम डिवाइन थ्योरी भी कहते हैं, और इसका जो आधार है वो प्राचीन धर्म ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे कि आपने हमारे भारत में ये प्रचलित है कि जो संस्कृत है वो देववाणी है, और इसी ढंग से कुरान की अगर हम बात करें तो अरबी को ईश्वर द्वारा, अल्लाह द्वारा उत्पत्ति माना गया है। तो ये जो सिद्धांत है उसको देव्योत्पत्ति सिद्धांत कहते हैं, और ये सबसे पुराना सिद्धांत है, सबसे प्राचीन सिद्धांत है कि पुराने समय में जब व्यक्ति खोज नहीं कर पाता था, जान नहीं पाता था, तो वो उसे सभी का जिम्मेदार देवी उत्पत्ति को ही बताता था, देवी उत्पत्ति के स्वरूप ईश्वर प्रदत्त ही बताता था। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो कहा गया है कि भाषा ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, और मान्यता है कि जैसे ईश्वर ने मानव को बनाया, पूरी प्रकृति को बनाई, उसी प्रकार से मनुष्य को वाणी की शक्ति दी और उसी के फलस्वरूप भाषा का सृजन हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ कमियाँ भी आती है। तो लेकिन हर धर्म में इस देवी शक्ति की सत्ता की स्वीकारोक्ति है। भारतीय विद्वान तो संस्कृत को आदिभाषा देवभाषा मानते हैं, जिसमें वेद लिखे गए हैं। पारसी लोग अवेस्ता को मानते हैं। बौद्ध धर्मावलंबी पाली भाषा को मानते हैं, जबकि हम देख चुके कि पाली भी किस प्रकार से भाषा का विकसित रूप है, भारोपे से निकला हुआ है। जैन अर्धमागधी को मानते हैं, क्योंकि उनके समस्त जो धर्म ग्रंथ है वो अर्धमागधी में लिखे गए हैं। ईसाई हिब्रू को मानते हैं। वहीं पर मुसलमान अरबी को संसार की मूल भाषा मानते हैं और इसको ईश्वर प्रदत्त भी मानते हैं। देवी सिद्धांत सोचने में अच्छा लगता है और ज़्यादा समस्या नहीं आती, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। चलो मान लिया कि हमने ईश्वर ने सब कुछ पैदा किया, लेकिन फिर भी इसकी कुछ कमियां हैं। तो इससे हम बात करें तो ये कोई तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। ईश्वर पर मान लेना पूरे अध्ययन को ही खारिज कर देना है और सीधा मान लेना ईश्वर को मानना है, उस पर हाथ पे हाथ धरे हम नहीं बैठ सकते। ये मूलतः श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास पर आधारित सिद्धांत है। दूसरी इसकी कमी है, तो अगर ईश्वर ने ही पैदा किया तो ईश्वर तो एक है, संपूर्ण संसार का स्वामी, तो अलग अलग भाषाएं क्यों है और संसार की विभिन्न भाषाओं में इतना भेद क्यों है, ये प्रश्न उठता है। एक और बात आती है कि क्योंकि अगर ईश्वर तो पूर्णतः
संपूर्ण है ईश्वर में कोई कमी नहीं है। अगर ये भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो अच्छे ढंग से व्यवस्थित होती, कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती, इसमें तर्क संगत होती और वैज्ञानिक होती, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार के अधिकतर भाषाओं में अभी भी सुधार की गुंजाइश है और वो विकासशील अवस्था में है। एक और है कि पूर्ण विकास अभी तक नहीं हुआ, अगर ईश्वर प्रदत्त होती तो वो पूर्णतया निर्मित होती। तो इस प्रकार से ये जो पहला देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है वो हमारे पौराणिक दृष्टांतों के अनुकूल ठीक हो सकता है, लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे मानना ठीक नहीं होगा। अगला जो सिद्धांत है उसकी हम बात करें वो है डिंग डोंग अथवा धातु सिद्धांत, डिंग डोंग थ्योरी। तो ये जो डिंग डोंग थ्योरी है इसके प्रवर्तक मान सकते हैं प्लेटो थे। प्लेटो इसके प्रवर्तक थे। हेस व मैक्स मूलर जो जर्मन विद्वान थे जिन्होंने भारतीय साहित्य का अध्ययन किया, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया, मैक्स मूलर ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। तो प्लेटो इसके प्रवर्तक थे और मैक्स मूलर ने फिर इसका व्यवस्थित रूप दिया। इस सिद्धांत को रणन सिद्धांत या अनुकरण सिद्धांत या अनुरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत की बात करें तो संसार की हर एक चीज़ की अपनी ध्वनि होती है। तो जिस ढंग से मनुष्य ने किसी वस्तु की ध्वनि देखी उसी को उसका नाम दे दिया। तो इसके अनुसार जैसे हम कह सकते हैं कुत्ता भौंकता हुआ जा रहा है तो उसको भोंबो कह दिया, कुत्ते को कुत्ता नाम न दिया, भोंबो दे दिया। यानी जिस वस्तु की जैसी ध्वनि सुना उसी ढंग से उसका नाम दे दिया। तो ये हमारा सिद्धांत ये बात करता है। जैसे कि नदी की आवाज़ आती है नद 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 नद, तो उसको नदी नाम दे दिया। कल 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 कल, तो उसके आधार पर नाम दे दिया। तो इस ढंग से हर एक वस्तु का नाम इसी प्रकार से दिया गया। धातु का कोई नाम हो गया तो उस आधार पर उसका नाम दे दिया। लेकिन इसके संबंध में हमारे पास बहुत ही कम ही प्रमाण है। ठीक है सिद्धांत, लेकिन इसकी बहुत सारी कमियां हैं। तो इसमें जो पहली बात बताई कि ये वस्तु से निकलने वाली ध्वनि पर आधारित है, जबकि भाषा जो है वो मनुष्य के ध्वनि यंत्रों से निकली उच्चरित ध्वनि है, जैसे हमने परिभाषाएँ देखी थी। दूसरी कमी की हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो है कि भाषा केवल धातुओं से नहीं बनती है और विश्व की सभी भाषाओं में धातु नहीं पाई जाती। और एक और बात करें हम तो जो सिद्धांत का नाम है डिंग डोंग, ये घंटे की ध्वनि को कहते हैं। घंटे में ध्वनि होती है परंतु सभी चीज़ों में ध्वनि नहीं होती है। तो बाद में जो इसके प्रस्तावक थे, प्रतिष्ठापक थे, प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर, इन्होंने इसे खारिज कर दिया कि ये ज़्यादा काम का नहीं है। तीसरा जो सिद्धांत हम बात करें वो है संगीत सिद्धांत। संगीत सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति मानव संगीत से हुई है। मानव संगीत का तात्पर्य ये है कि इसे मतलब प्रेम सिद्धांत भी कहते हैं, इसको सिंग सॉन्ग थ्योरी या वू थ्योरी भी कहते हैं। डार्विन स्पेंसर, जो डार्विन विकासवाद के प्रवर्तक थे, उन्होंने इसको संगीत सिद्धांत का समर्थन किया है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि एकांत में घूमते समय या फिर किसी से अकेलेपन में, दुख या प्रेम में व्यक्ति कुछ न कुछ गुनगुनाता है। जैसे बाथरूम सिंगर होते हैं तो मनुष्य द्वारा गुनगुनाने की स्वाभाविक प्रक्रिया से जो ध्वनियाँ बनती है उसी के आधार पर सारी भाषा की उत्पत्ति होती है। तो ये सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन ये पूरी तरह से अनुमान पर आधारित सिद्धांत है। भाषाोत्पत्ति संबंधी मूल प्रश्न के समाधान में इस सिद्धांत से कोई मदद नहीं मिली। दूसरी बात आती है कि गुनगुनाने से अक्षर भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हो सकती है, इसका विवरण भी सिद्धांत से नहीं मिलता है। अगली जो हम बात करने वाले हैं वो है संकेत सिद्धांत। संकेत सिद्धांत की हम बात करें तो इसके जन्मदाता हैं फ्रांसीसी विचारक रूसो ने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब वो मनुष्य अपने अंग संकेतों के माध्यम से भावों या विचारों को प्रकट करने में अक्षम होने लगा तो उसने वाचिक संकेतों द्वारा विभिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग ध्वनि संकेतों का विधान किया, जिससे भाषा की उत्पत्ति हुई। इसे निर्णय सिद्धांत भी कहते हैं और इसी के आधार पर आगे चलकर इंगित सिद्धांत का प्रतिपादन भी होता है। तो मूल बात यहाँ पर यह आती है कि अगर भाषा नहीं थी तो किस प्रकार से लोगों ने एकत्र होकर विभिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग ध्वनि संकेत विकसित किए। पहले मनुष्य इशारा किया करता था, बुलाने के लिए हाथ को हिलाता था, तो उसके लिए उसने अगर इधर आओ ईसकर से बनाया है तो ये एक तरह से तार्किक नहीं लगता है।
क्योंकि ये पूरी तरह इधर आओ में एक पूरी तरह से अलग ही वर्णों का प्रयोग है, तो किन संकेतों के लिए क्या प्रयुक्त करना है, तो ये थोड़ा सा शंका उत्पन्न करता है। दूसरी बात है कि जो विभिन्न पदार्थों के संकेत है, चलिए इशारों से तो हम समझा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, पुस्तक है, तो उसके लिए संकेत कैसे प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, उसमें तो बुलाना भी नहीं था या फिर कोई इशारा भी नहीं था, फिर उसका निर्णय कैसे हुआ। अगली शंका इसमें यहाँ उत्पन्न होती है कि अगर भाषा ही नहीं थी उस समय तो विचार विमर्श कैसे हुआ, क्योंकि इसमें बात की कि जो संकेत अपने अंगों से दे रहा था उसके लिए भाषा बना दी गई, तो जब था ही नहीं, भाषा नहीं थी, तो विचार विमर्श कैसे हुआ। और अगली बात हम बात करें, अगर भाषा ही नहीं थी तो मनुष्य एकत्र भी किस प्रकार से हुए थे। तो हम पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि संकेत सिद्धांत की आलोचना के रूप में कह सकते हैं कि ये बहुत सारे तर्क हम रख सकते हैं। अगली जो हम बात रखना चाहेंगे वो है आवेग सिद्धांत। आवेग सिद्धांत, आवेग को हम मनोभाव्यक्तिवाद या पूपूवाद सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आदि मनुष्य विचार प्रधान प्राणी न होकर भाव प्रधान प्राणी हुआ करते थे। वह भावुक या भावावेश में हर्ष, शोक, क्रोध, विस्मय, घृणा इत्यादि की मनस्थिति में ओह, आह, हाय, ओह, दिक, छी, वाह आदि शब्द बोलकर अपने मनोभावों को प्रकट करता था। धीरे धीरे इन्हीं शब्दों से, जैसे हम बात करें कि दिक तो धिक्कारना, धिक्कार, दिक दिक आदि शब्दों का विकास हुआ। इस ढंग से भाषा बन गई, यानी जो शब्द कहे जा रहे हैं, तो जैसे वाह कहा गया, वाह, तो उसे वाह वाही बन गया। लेकिन ये भी समग्र रूप से पूर्ण सिद्धांत नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे शब्द बहुत कम हैं। कभी कभार बोले जाते हैं, विस्मयादि बोधक कभी कभार बोले जाते हैं, तो भाषा में बहुत कम होने के कारण इस तर्क को मानना ठीक नहीं हो सकता। अगली हम बात करें कि विभिन्न भाषाओं में विस्मय बोध करने के लिए एक ही प्रकार के शब्द नहीं होते। जैसे तकलीफ़ होती है तो भारत में ओ हो, अंग्रेज़ लोग ओ, फ्रेंच अही और जर्मन आउ कहते हैं। अगली बात हम करें तो भावुक या भावावेश शब्द आवेगात्मकता व्यक्त करते हैं, सामान्य भावाभिव्यक्ति नहीं करते हैं। और भाव कभी भी भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते, और भाषा केवल कुछ इन शब्दों पर आधारित नहीं हो सकती। और अगली हम बात करते हो जो आवेग ध्वनियाँ होती है, किसी की कराहट होती है, तो उसको लिपिबद्ध किस प्रकार से किया जाएगा, ये एक शंका उत्पन्न यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर भी कुछ सीमाएं हैं इस सिद्धांत की। अगली हम बात करें तो बात आती है संपर्क सिद्धांत, अर्थात कॉन्टेक्ट थ्योरी। मनोविज्ञान शास्त्री व भाषा चिंतक जी रेवेज ने संपर्क सिद्धांत का प्रवर्तन किया। इस सिद्धांत के पीछे मान्यता यह है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते एक मनुष्य दूसरे से संपर्क स्थापित करता ही है। तो प्रारंभ में मनुष्य भावों के स्तर पर जुड़ा होगा, फिर धीरे धीरे विचार के स्तर पर उनमें जुड़ाव आया होगा। इसी प्रकार भाषा का विकास हुआ। तो इसके समर्थन में मैं कह सकती, जैसे कि एक पुरुष और स्त्री साथ रहने लगे, उनमें भावनाएं बनी, और भावनाएं इस कदर बन गई कि वो बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझने लग गए। तो धीरे धीरे भाव जुड़े, भाव के बाद में उन्होंने संकेत बनाए होंगे, और संकेत के बाद में जब वो संपर्क रहने लगे आसपास में, तो कुछ उन्होंने कहना शुरू किया। एक शब्द कह दिया, जैसे कि प्रेम के लिए उन्होंने कहा ए में जो, एक सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ, ए में जो उन्होंने कह दिया। अगले वाले ने भी समझ लिया ए में जो का मतलब मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब उसने भी ये कह दिया ए में जो, तो इस ढंग से करते करते ये प्रचलित होने लगा और इस ढंग से भाषा बनती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। भाषा से उत्पत्ति से संबंधित ये जो संपर्क सिद्धांत है, उसको कुछ विद्वानों ने एक सीमा तक तो ठीक माना है, लेकिन मत है कि भाषा की उत्पत्ति का पूर्ण समाधान इस सिद्धांत से नहीं मिलता है। और मनोविज्ञान पर आधारित है ये सिद्धांत, तो इसमें कल्पना और अनुमान का भी संयोग है। अनुमान है ऐसा, लेकिन निश्चित तौर से यही हो तो ये हम तय रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर मानना होगा कि भाषा के उत्पत्ति में इस सिद्धांत का अहम योगदान रहा होगा। अगले जो हम सिद्धांत की बात करेंगे वो है इंगित सिद्धांत, जिसको हम गेस्चर थ्योरी भी कहते हैं। गेस्चर यानी इशारा। इंगित सिद्धांत के प्रस्तावक पोलिनेशियन भाषा के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर राय थे। इस सिद्धांत के जन्मदाता प्रोफेसर रिचार्ड एवं
विद्वान जॉनसन माने जाते हैं। इसके अनुसार मनुष्य ने आंगिक चेष्टाओं या ध्वनियों का वाणी के द्वारा अनुकरण किया। जैसे दांतों के बजने की आवाज़ को के ध्वनि से चबाना शब्द हो गया, पीने के समय उत्पन्न हो रही जो ध्वनि उसे पीना हो गया, पानी, पिपासा आदि शब्द बने और इस प्रकार से भाषा का निर्माण हो गया। तो जैसे दौड़ रहे हैं, ये अगर हम बात करें तो ये सिद्धांत बहुत अधिक मिलता जुलता सा डिंग डोंग या धातु सिद्धांत से है। तो डिंग डोंग जहाँ पर धातु के लिए काम आता था, निर्जीव वस्तु के लिए, वहाँ पर इंगित सिद्धांत हम काम कर सकते हैं जीवित वस्तुओं के लिए, मनुष्य के लिए इसको काम में लिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कमियाँ हैं। आंगिक चेष्टाओं अथवा क्रियाओं के आधार पर शब्द रचना निर्मूल व निराधार होगी। आंगिक चेष्टाएँ अथवा ध्वनियों का वाणी द्वारा अनुकरण से निर्मित शब्दों की बहुत कम संख्या है। कितने शब्द आप बना सकते हैं इससे? बहुत सारे शब्द हैं। तो फिर अगर हम बात करें कुर्सी की, तो उसे हम किस ढंग से बताएंगे कि भी आंगिक संकेत ये हुआ होगा कुर्सी के लिए? तो ये बहुत ही मतलब इसको हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। और शारीरिक चेष्टाओं की बात करके पूरी भाषा बन जाना, ये थोड़ा सा हास्यास्पद और सारहीन भी लगता है। अगली हम बात करें तो महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक श्रम ध्वनि सिद्धांत। श्रम ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन नुआरे नामक भाषा शास्त्री ने किया था। श्रम ध्वनि का अर्थ है कि जब व्यक्ति श्रम करता है तब एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे धोबी कपड़े धोता है तो उसका आवाज़ होती है हियो इस ढंग से, या फिर हमने देखा कई बार हईशा जोर लगा के हईशा इस ढंग से उत्पन्न होता है। तो अगर हम बात करें या फिर कोई सुनता है तो इस ढंग से आवाज़ आती है। तो भाषा शास्त्री की यह मान्यता है कि पुराना समय में मानव श्रम परिहरण के लिए ऐसी कुछ ध्वनियों का उच्चारण करता होगा जिससे भाषा विकसित हुई। तो इसको यो है हो वाद भी कहते हैं। द थ्योरी ऑफ यो है हो भी कहते हैं। यो है हो ये थ्योरी भी इसको कही जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कुछ कमियां हैं। श्रम ध्वनियाँ वैसे निरर्थक ही होती है। किस ढंग से हम बात कर सकते हैं? जिस प्रकार से विस्मयादिबोधक होती है, जो हमने पिछली बार हमने देखा था कि आवेग सिद्धांत में निरर्थक ध्वनियाँ होती है, निकल जाती है मुंह से, तो उससे सार्थक भाषा की उत्पत्ति कैसे संभव है? सबसे ज़्यादा आलोचना इस ढंग से की कि जब मनुष्य श्रम नहीं करता था तब क्या वह गूंगा या चुप रहता था? ये असंभव है। और अगली बात करें तो हईशा, हियो या हूँ जैसे अर्थहीन शब्दों से भाषा की उत्पत्ति की बात करना हास्यास्पद है। तो इस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा बेकार सिद्धांतों में गिना जाता है। अगले हम सिद्धांत की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये है अनुकरण सिद्धांत, जिसको बाव वाव थ्योरी भी कहते हैं। इसके जो विचारक हैं विटनी, पाल हर्डर आदि भाषा चिंतकों ने अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसके अंदर हम बात करें तो मनुष्य ने पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उसी ध्वनि के आधार पर उस वस्तु या प्राणी का नामकरण कर दिया। जैसे हम बात करें, अगर कौवा बोला था काँव काँव काँव, तो उसका नाम कौवा रख दिया। और जैसे पटाखा छूटा तो पट पट करते हुए आवाज़ निकली तो उसको पटाखा कह दिया, पट की आवाज़। तो ये लगता भी काफ़ी हद तक ये ठीक भी लगता। झरझर की जो जैसे ध्वनि हो रही तो उसको निर्झर कह दिया। तो इसको काफ़ी कुछ ठीक कहा जा सकता है। और हम भी देखते हैं काफ़ी वस्तुओं का नाम, काफ़ी शब्द इस प्रकार से बन सकते हैं। इसी सिद्धांत को ध्वन्यात्मक अनुकरण या शब्दानुकरणवाद सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन इसके में कुछ थ्योरी है, कुछ कमियां हैं। तो इसके मैक्स मुलर ने इसकी आलोचना की है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इस सिद्धांत की खिल्ली उड़ाते हुए इसका नाम बाव वाव कहा है। बाव वाव यानी कुत्ते की बोली, इसको भोंबोवाद भी कहा है। प्रसिद्ध विद्वान रेनर ने सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि इस सिद्धांत के आधार पर मनुष्य पशु पक्षियों से भी निकृष्ट सिद्ध होता है, कि मनुष्य को अपनी ध्वनियाँ खोजने के लिए पशु पक्षियों की नकल करनी पड़ रही है। तो ये बहुत ही बेकार सा इसको माना जाता है। और अगर हम बात करें कि संसार की भाषाओं में ध्वन्यात्मक शब्द बहुत कम है, 1% भी नहीं होते हैं। तो लेकिन जैसे हम बात करें कि अथवस्कन जैसी भाषा है तो उसमें ध्वन्यात्मकरण शब्द है ही नहीं। तो इस सिद्धांत को कुछ मान्यता भी दी गई है और कुछ भाषा चिंतकों द्वारा स्वीकार भी नहीं किया है। अगला जो सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये सिद्धांत है समन्वय सिद्धांत। समन्वय सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमने जब ये विभिन्न सिद्धांत देखी तो हमने ये पाया
कि सभी सिद्धांतों में कुछ कुछ शब्द निकलते हैं। जैसे देवी उत्पत्ति से हम, ये तो पूरी तरह से एक चमत्कारिक सिद्धांत हो सकता है। बाकी जैसे डिंग डोंग की करते तो उससे धातुओं के कुछ शब्द निकल गए। संगीत की बात करें तो कुछ ऐसे शब्द निकल जो हमने बोलना शुरू किया। संकेत की बात करें तो कुछ संकेत हो सकेंगे। मतलब अलग अलग सिद्धांतों ने छोटे छोटे अलग अलग शब्द बनाए। तो क्यों ना अगर हम सभी सिद्धांतों को थोड़ा थोड़ा ले तो ये आधार बनता है समन्वय सिद्धांत। और जिस प्रकार से परिभाषा भी हेनरी स्वीट की काफ़ी एक पूर्णता की तरफ थी। हेनरी स्वीट की जो हमने परिभाषा दी थी कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, ये थी हेनरी स्वीट की परिभाषा। तो उसी के अनुसार इनका जो समन्वय सिद्धांत है वो भी है। इन्होंने सिद्धांतों के समन्वित रूप के आधार पर भाषा की उत्पत्ति का समन्वय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनकी मान्यता थी कि भाषा के विकास में अनुकरण, आवेग, संकेत, श्रमध्वनि, संपर्क सिद्धांतों को अगर एकत्र किया लिया जाए, इकट्ठा किया जाए तो भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान हो सकता है। स्वीट के अनुसार भाषा अनुकरणात्मक, भावाभिव्यंजक एवं प्रतीकात्मक शब्दों से आरंभ हुई। स्वीट ने इनके साथ उपचार प्रयोग को भी स्थान दिया। तो इसमें कमी ये आती है कि ये कोई मौलिक सिद्धांत नहीं हुआ, ये तो एक संकलन सिद्धांत है कि हेनरी स्वीट ने ऐसा किया कि सब लोगों ने अपना अपना दिया और हेनरी ने उसका संपादन करके एक साथ रख दिया। और इसमें एक और बात करें कि ये भाषा की उत्पत्ति के आधार पर बात न होकर शब्दों की उत्पत्ति पर ही ये विचार करता है, और ये कमी लगभग सबके साथ में है। तो आगे हम बढ़ते तो अन्य सिद्धांत की बात करें, अन्य यानी जो छोटे छोटे सिद्धांत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, उसमें विकासवाद का सिद्धांत है कि भाषा बढ़ते बढ़ते अलग अलग विकसित होते हुए आगे बढ़ी। कई शब्द ऐसा आए थे जिनको मुख सुख के कारण छोटा कर दिया गया। कुछ प्रतीक सिद्धांत हैं, जैसे कि जो भाषा के प्रारंभिक शब्द है, जैसे माता पिता भाई बहन से संबंधित से भाषा का जन्म होता है। और प्रतिभा सिद्धांत हमारे भारत के विद्वान, भारत के प्रसिद्ध भर्तृहरि के अनुसार शब्दों में ही विश्व को बांधने की शक्ति है। भाषा नेत्र है और प्रतिभा आत्मा, यही शब्द भाषा विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। तो इस प्रकार से हमने ये सारे सिद्धांत देख चुके हैं और कुछ अनुमान मिलता है हमें। तो ये प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो अंतिम अगर हम नतीजे में पहुँचते हैं तो सारे सिद्धांतों को हम 4 भागों में रख सकते हैं। जहाँ पर हम बात करें श्रद्धा, विश्वास, आस्था पर आधारित सिद्धांत है, वो है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। और अगर पूर्णतः अनुमान पर आधारित सिद्धांत है तो वो रणन सिद्धांत हुआ, संगीत सिद्धांत हुआ, और बात करें हम संकेत सिद्धांत हुआ। ये पूर्णतः अनुमान पर आधारित है, इसका कोई आधार नहीं है। आंशिक अनुमान पर आधारित करें, कुछ कल्पना कुछ तथ्य, तो उसमें अनुकरण सिद्धांत हुआ, आवेग सिद्धांत होता है और श्रमध्वनि सिद्धांत होता है जो कुछ तार्किक होता है। और अगली बात करें विकासवाद व मनोविज्ञान पर आधारित सिद्धांत, ये कुछ ठीक सिद्धांत है। इन पर हम कुछ शब्दों की निश्चित तौर से उत्पत्ति हुई है, जिसमें हम बात करेंगे तो इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत और विकासवाद सिद्धांत, जो हमने इसमें अन्य सिद्धांतों के अंतर्गत देखा था। तो इस प्रकार से फिर भी अगर हमने इतने सारे सिद्धांतों की चर्चा की है, लेकिन फिर भी हम अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। लेकिन भाषा की उत्पत्ति का कोई सर्वमान्य, अभी तक सर्वस्वीकृत सिद्धांत नहीं है। जिस प्रकार से हम ईश्वर को नहीं जान पाए हैं, तो उसी प्रकार भाषा की उत्पत्ति का भी कोई सिद्धांत नहीं आया है। ये सारे सिद्धांत तो निगमन पद्धति के आधार पर रखे गए हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष मार्ग भी कहते हैं। इस प्रकार से बताता है कि भाषा की उत्पत्ति हुई, लेकिन कुछ विद्वानों ने परोक्ष मार्ग अर्थात आगमन पद्धति द्वारा भी भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। और इसके अंतर्गत उन्होंने बच्चों की भाषा, असभ्य आदिम जातियों की भाषा एवं आधुनिक भाषा के इतिहास को स्थान दिया है। और ये भी सिद्धांत आगमन पद्धति भी दोषपूर्ण है। इसके आधार पर भी भाषा उत्पत्ति के संबंधित जो विभिन्न प्रश्न हैं उसका अंतिम समाधान नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हमने ये भाषा उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत देखे। आशा है कि बताए गए विषय को आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अगर आपको भाषा विज्ञान से संबंधित, भाषा की उत्पत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो अथवा संशय हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप स्वयं देखें, अपने जो सहपाठी हैं उन्हें दिखाएं, इसके नोट्स बनाइए। आप महत्वपूर्ण जो मैंने बातें कही है उसके बारे में बनाइए। और प्रश्न कोई हो, कोई सुझाव हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो महत्वपूर्ण है बीए पार्ट प्रथम के लिए, एमए के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भाषा विज्ञान का पूरा एक टॉपिक है। तो इसी ढंग से आप वीडियो से जुड़े रहिए और इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और अगले वीडियो भी आप देखें।
जो आप अब तक की जो कक्षाएं लगी है उसको भी आप देखेंगे। भाषा विज्ञान की ये कक्षा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।